गर्मी से पसीने पसीने होकर पूरा परिवार खाने की प्रतीक्षा में बैठे होते हैं। तभी रविंद्र प्रसाद बहुओं को आवाज लगाते हैं। अरे बहुओं, तब से तुम तीनों का खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। रोटी बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी बना रही हो? तीनों को काम पर से आई कितनी देर हो गई? तभी कलावती ससुर पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती है। अजी तुम नहीं सुधरोगे ना, जब देखो बेचारी बहू पर झिझकते रहते हो। कलावती, मुझसे तो तुम हाथ जुड़वा लो मगर कलेश मत करो। बोलता हूँ मैं बहुओं को, मगर मिर्ची तुमको लग जाती है। सास ससुर के बीच में खट्टा मीठा झगड़ा सुनकर रसोई में खाना बनाने में जुटी आशा, रीता, सुलेखा मुस्कुरा देती हैं। सासू माँ भी ससुर जी की सही रिमान लगा कर रखती हैं। वो तो शुक्र है आशा जो सासू माँ हमारे पक्ष में बोल उठती, नहीं तो ससुर जी आए दिन हम बहुओं पर खाना लेट बनाने के चक्कर में दाना पानी लेकर चढ़ जाएं। पर सुलेखा जेठानी जी, इसमें हमारी भी क्या गलती है? जब पानी आने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी 7 तो कभी 7:30, आज तो सीधा 8:30 बजे पानी आया है। पानी भरने में ही 9 बज गए तो खाना बनने में लेट तो लगेगा। रीता, ये तो गनीमत समझो कि इतनी गर्मी के मौसम में भी नल में पानी आ रहा है, वरना पहले तो मई जून के महीने में बिल्कुल पानी नहीं आता था। जेठानी जी, बाकी चीजों के बगैर तो चल भी जाए, लेकिन गर्मी में पानी और हवा के बिना गुजारा ही नहीं है। थोड़ी देर में तीनों बहू रसोई पकाकर सबको खाना परोसती हैं। सब्जी रोटी सभी देखकर सुरेश गुस्सा करते हैं। अरे तुम तीनों रोज रोज ये क्या एक ही तरह की सब्जी रोटी बनाकर रख देती हो? ऊपर से एक तो सीताफल की सब्जी बनाई है, वो भी मसाले वाली रोटी के साथ, कैसी स्वाद की लगेगी? खाने को लेकर पतियों की चिक-चिक देखकर सुलेखा भड़क कर जवाब देती है। अजी, आप तीनों भाई जो ला कर देंगे उसी में हम खाना पीना बनाएंगे। 2 टाइम की सब्जी खरीदने के लिए आप भाई लोग 50 रुपए देकर जाते हैं। गर्मी के चलते सब्जी के रेट में आग लगी पड़ी है। कोई भी सब्जी 20-25 रुपए से पाव के नीचे की नहीं है, लेकिन ये केवल सीताफल ही सबसे सस्ता था और सीताफल की सब्जी ठंडी और लाभकारी होती है। भाभी, आपका भाषण खत्म हो गया तो एक प्याज काट कर ले आओ और अचार रख दो, हम उसी से रोटी खा लेंगे। गर्मी के मौसम में मुझसे ये मसाले वाली सब्जी नहीं खाई जाएगी। बहुआ, कल से इन सबको प्याज रोटी परोस कर देना। मेरे तीनों बेटों की जीभ बिल्कुल बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद जैसा है। ससुराल के सभी मर्दाने मुंह चढ़ाकर रूखी सूखी रोटी खाते हैं। तभी एक रोटी खाकर ससुर थाली से उठ जाते हैं। अरे बुढ़ऊ, ये 2 रोटी थाली में छोड़कर हाथ धो लिया, सटाकर तो उठते। मुफ्त में आ रहा है क्या? तुम्हारी तीनों बहू ने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया था कि एक रोटी खाकर ही मेरा मन प्रसन्न हो गया। मेरा मुंह मत खुलवाओ कलावती। कितने दिन से कोयले पर का कुआं लिट्टी खाने का मन तरस रहा है, लेकिन बहुओं से बनाया नहीं जा रहा है। लिट्टी खाने के लिए इतना मन ललचा रहा है तो 1 बोरी कोयला खरीद कर ला दो, बहुएं बनाकर खिला देंगी। माँ, फालतू में पैसा लगाकर कोयला खरीद कर लाने की क्या जरूरत है? वो ऊंचे वाली चट्टान पर कोयला ही कोयला है, हम वहाँ से ला देंगे कल। अगले दिन काम पर जाने के चक्कर में तीनों भाई बगैर कोयला लाए चले जाते हैं। वहीं पानी न आने के चलते तीनों बहुएं परेशान हो रही थी और आशा कहती है, कसम से आज तो पानी ने हद मचा कर रख दिया है। टूटी से एक बूंद भी पानी नहीं टपका। पूरी रसोई घर पर बिखरी पड़ी है। जूठे बर्तनों में भी मक्खी भिनभिना रही है। आशा, पानी का इंतजार करने के सिवा हम तीनों के पास कोई चारा भी तो नहीं है। सोचा था आज संडे आराम से बच्चों को नहलाकर कपड़े आदि धोकर निपटा लेंगे। ऊपर से इस गर्मी ने भी दम निकाल रखा है। ये पानी की प्रतीक्षा में व्यर्थ समय गंवाने से अच्छा है चलो चलकर चट्टान पर से कोयला ही लेकर आते हैं। तीनों बहू धधकती गर्मी में ऊंची चट्टान पर चल देती हैं। माँ, चाची, हमको भी अपने साथ ले चलो घुमाने के लिए। राजा बेटा, तुम दोनों चट्टान की चढ़ाई नहीं कर सकोगे और देखो बाहर कितनी चिलचिलाती धूप छाई है। माँ, पैदल पैदल चल लेंगे, ले चलो ना, घर में हमको गमस लगती है। जेठानी जी, ले चलते हैं बच्चों को, इनका भी मन बहल जाएगा। रेतीली लू और चिलचिलाती गर्मी में वो चट्टान की चढ़ाई करती है, जहाँ पथरीले सीढ़ीदार रास्ते पर हरी हरी घास लहलहा रही थी, जिसे देख आशा, मुझे तो देख कर ताज्जुब हो रहा है, इस पत्थरों के बीच हरी घास कैसे पनप गई है। तुम सबने एक चीज महसूस किया? जैसे जैसे हम चट्टान के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, बर्फ जितनी ठंडक लग रही है। चट्टान के थोड़े ऊंचे सतह पर आकर बहुएं वहां की समतल बसावट देखती हैं, जहां कई प्रकार के खनिज पत्थर का रूप लिए हुए थे और एक संकरा गुफा सा बना था, जिसके चारों ओर हरी हरी बेल लगी थी और कुछ पेड़ भी लगे हुए थे जो ठंडी ठंडी हवा प्रदान कर रहे थे। चट्टान पर का ठंडक भरा नजारा देखकर रीता अचंभा करती है। मुझे तो लगा था इस चट्टान पर सब कुछ एकदम सूखा बंजर होगा, मगर इस गर्मी के मौसम में भी यहाँ कितनी ठंडक है। इस ठंडक के चलते ही तो जीव जंतु और पशु पक्षी ने अपना डेरा बना रखा है।
ये कैसा पेड़ है, इस पर कुछ फल से लगे हैं। रीता थोड़े गौर से उस फल वाले पेड़ की शाखाओं को देखकर कहती है, जेठानी जी ये जलपाई फल है, इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। तीनों बहुएं उस पानी वाले जलपाई फल को खाती हैं। तभी दोनों बच्चे नीम के पेड़ से टपके हुए पके फल चुनकर लाते हैं। मम्मी मम्मी ये देखो हमको भी फल मिला है। छाया ये मीठा फल नहीं है बल्कि नीम का फल है। इसे खाने से घमौरियां फोड़े फुंसी छूट जाते हैं। अगर तुम इसे खाओगी तो सारी घमौरी चुमंतर हो जाएगी। फिर तो मैं इसे जरूर खाऊंगी चाची। थोड़े से जलपाई के पानी वाले फल भी सबको खिलाने के लिए घर लेकर चलते हैं और ये नीम के पत्ते भी। माँ जी को गर्मी से दाने निकल आते हैं, उन्हें लगा देंगे। चट्टान पर से गर्मी के लिए आवश्यक चीज जैसे कि जलपाई फल, हरी नीम के पत्ते, फल वगैरह लेकर बहुएं जाने लगती हैं। तभी उन्हें पानी गिरने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा है जैसे चट्टान पर कोई झील या झरना हो, पानी की आवाज है। जैसे ही तीनों गुफा के अंदर जाती हैं तो उन्हें जिंदा चट्टान में से दूध जैसा स्वच्छ साफ सुथरा पानी बहते दिखता है। ये तो सोने पर सुहागा हो गया, इस चट्टान पर पानी का झरना है। क्यों ना हम सब अब गर्मी के मौसम भर इस ठंडी चट्टान पर ही घर बसा लें। कम से कम दमकती गर्मी से तो छुटकारा मिलेगा। घर लौटकर तीनों बहुएं इस बारे में ससुराल वालों से बात करती हैं। उनका ये विचार सबको काफी पसंद आता है। वहीं जरूरत का सामान इकट्ठा करके पूरा परिवार उस ठंडे चट्टान पर आ जाता है जहाँ काफी तेज तरंगी पवन चल रही थी। आहा, कलावती, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जीते जी स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। इस चट्टान पर कितनी ठंडक है। मगर इस चट्टान पर घर कैसे टिकाएंगे? मिथिलेश, घर बनाने के लिए कितनी घास फैली है, इसी से हम छावनी बना लेंगे। पूरे ससुराल वाले जलती गर्मी में चट्टान को साफ करते हुए बहुएं जमी हुई काई को झरने से पानी ला ला कर साफ करती हैं। अब ये काई पूरी तरह से साफ हो गई है, बिल्कुल फिसलन नहीं है। चलो खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। इधर उधर से पत्थर जुटाकर बहुएं चूल्हा और रसोई का सामान रखने के लिए पत्थर से मसालेदानी बनाती हैं और वहीं तीनों घास का सुंदर घर बना लेते हैं जो कि अद्भुत लग रहा था। हमारा ठंडा चट्टान पर घास वाला घर कितना सुंदर है और यहाँ तो मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, शरीर भी चिपचिपा नहीं कर रहा है। मैं तो बाहर खटिया बिछाकर चट्टान की ठंडी खुली हवा में सोऊंगा। फिर तीनों बहुएं भोजन तलाशते हुए झरने में छोटी झींगा मच्छी देखती हैं जिससे वो सबको खिलाती हैं। वहीं धीरे धीरे ससुराल वाले गर्मी के मौसम में ठंडा चट्टान के रंग में ढल जाते हैं। वहीं चट्टान का थोड़ा उपजाऊ भाग देखकर उसे साफ करके ठंडी ठंडी खीरा ककड़ी और हरी साग सब्जी भी उपजाकर खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं। ससुराल में बहू को खाना बनाने की छुट्टी नहीं। आंखों में नींद लिए रात के 11 बजे सर पर पट्टी बांधकर अर्पिता खाना बना रही है। अपनी माँ के लिए उन वादों को निभाने के कारण मैं चुप हो जाती हूँ, वरना कौन औरत चाहेगी अपनी रातों की नींद हराम करके रात के 12 बजे तक खाना बनाना। पता नहीं अब तक रसोई में घुसकर क्या कर रही है। माँ ने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे और बेटी को देखो, इतने से काम में ही इसकी कमर टेढ़ी हो गई। आखिर क्यों अर्पिता इतनी परेशान होकर रात में अकेले खाना बना रही थी और ये कौन सा वादा था जिसके खातिर अर्पिता इतनी परेशान हो रही थी। वहीं उसकी सास उसे कोस रही थी। आइए इन सभी उलझी गुत्थियों को समझने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे बबीता, तू कब तक घर के काम काजों में उलझी रहेगी? अब तू एक बहू ले आ घर में। हाँ संगीता, मैं भी यही सोच रही हूँ। अपनी बहन की बात मानकर बबीता अपने घर में एक पंडित को बुलाती है। लड़की सर्वगुण संपन्न, आप बोलो, अगर आपको पसंद है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। हाँ, मुझे लड़की पसंद है। मैं कल ही रिश्ते की बात करने लड़की के घर जाऊंगी। अगले ही दिन बबीता अपने बेटे राजीव के साथ लड़की वालों के घर पहुंचती है। आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है, पर सच कहूँ तो हमें हमारे घर की बहू ऐसी चाहिए जो पूरी तरीके से हमारे घर की रसोई को संभाल सके। जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ घर के काम काज को लेकर मेरी बेटी की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। चलिए, फिर तो बहुत अच्छी बात है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब कुछ ही दिनों बाद पूरी विधि विधान के साथ राजीव की शादी अर्पिता से हो जाती है। आओ बहुरानी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। बड़ी बहू, अगर छोटी बहू का गृह प्रवेश हो गया है तो जा मेरे लिए रात के खाने में कुछ हल्का बना दे। मैं क्यों बनाऊं मापे जी, अब बहू आ तो गई है, उसे बोलिए ना वो बनाएगी। हाँ हाँ तू जा, वैसे भी तुझसे कुछ बनता नहीं है। अर्पिता बहू, तू जरा अपने ससुर के लिए कुछ हल्का बना देगी।
बहुत बोल रही थी ना, इसकी माँ की रसोई बहुत अच्छी संभाल लेती है। अब देखती हूँ रात के 2 बजे ये खाना बनाती है या मना करती है। मैं जानती हूँ माँ जी, आप मुझे आजमा रही हैं। जी सासू माँ, मैं बना देती हूँ, आप 5 मिनट रुकिए। अब शादी के जोड़े में अर्पिता रसोई में आती है और हल्के खाने में पोहा बनाकर अपने ससुर को खिलाती है। भाई वाह, बहू ने तो बहुत नरम नरम पोहे बनाए हैं, खाकर मजा आ गया। अगले दिन सुबह उठ गई बहू, अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा पकवान बना ले। अर्पिता जी, मेरे लिए नॉर्मल खाना बनाना, मैं ज्यादा मसाला नहीं खाता। ठीक है जेठ जी। अर्पिता रसोई में आकर अपनी पहली रसोई का पकवान बनाकर तैयार करते और पल भर में डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह, खाना तो अर्पिता जी ने बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा खाना तो मैंने इस घर में कभी नहीं खाया बहू। शुक्रिया पापा जी। अब खाना खाकर सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं बबीता अपनी बहन संगीता से बात करती हुई, और बबीता, तेरी नई बहू कैसी है? संगीता बहू तो अच्छी आई है, इतना अच्छा खाना बनाकर खिलाती है कि सारा परिवार उसके खाने की तारीफ करता है। यही तो गलती कर रही है बबीता, तू तारीफ मत कर बहू के खाने की, वरना सब लोग उसके गुणगान में लग जाएंगे और तुझे भूल जाएंगे। खुद को सेठानी समझने लगेगी तेरी बहू। हाँ संगीता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आज से बहू की तारीफ बंद। अब इस तरह बबीता घर के सभी सदस्यों को बहू की तारीफ करने से रोक देती है। अगले दिन बहू जब सबको खाना खिलाती है, ये कैसी सब्जी बनाई है बहू, जिसमें पानी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा है। और रोटियां भी ठीक से नहीं सीखी हैं आज तुम्हारी अर्पिता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ चेक किया था और सब ठीक था। अच्छा बहू, तो इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं। जाकर दूसरी रोटियां और दूसरी सब्जी बनाकर ला, ये हम सब नहीं खा पाएंगे। अब रसोई में आकर अर्पिता दोबारा से सबके लिए खाना बनाते हुए, यह अचानक से मेरा खाना इतना खराब कैसे हो गया? अब गर्मी में परेशान होकर अर्पिता फिर से अपने ससुराल वालों को खाना बनाकर परोसती है। इस बार थोड़ा ठीक है, पर अभी भी मसाले और नमक का हिसाब किताब सब्जी में बराबर नहीं है। थोड़ा ध्यान दे बहू खाना बनाने में। अरे ये मेरे ससुराल वालों को क्या हो गया है? पहले दिन तो मेरी इतनी तारीफ कर रहे थे, अब बुराई करते करते नहीं थकते। इतनी मेहनत से मैं खाना बना रही हूँ और ये बार बार है कि मेरे खाने में कमी निकाल रही है। ठीक है माँ जी, मैं कल से और अच्छा बनाऊंगी। पूरे दिनचर्या का काम खत्म करके रसोई से अर्पिता आराम करने के लिए जा रही होती है। रात के 12 बज चुके थे। हॉल में बैठी निशा, बबीता, निधि अर्पिता को देखकर, मामी आराम करने जा रही हो क्या? वो कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो पूरी रात मुझे नेटफ्लिक्स पर मूवी देखनी है, तो आप मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना दोगी? बहू जब रसोई में जा ही रही है तो मेरे लिए भी कुछ बना दियो हल्का। जेठानी जी, मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, चलिए न रसोई में मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। एक्सक्यूज मी अर्पिता, मुझसे मदद की कोई उम्मीद मत रखो। अब तुम आ गई हो तो मेरी छुट्टी। भाई मैं कुछ नहीं कर रही, अपने आप ही कर लो। सॉरी, ठीक है, मैं खुद कर लूंगी। आंखों में नींद लिए रात के 11 बजे सर पर पट्टी बांधकर अर्पिता खाना बना रही है। अपनी माँ के किए उन वादों को निभाने के कारण मैं चुप हो जाती हूँ, वरना कौन औरत चाहेगी अपनी रातों की नींद हराम करके रात के 12 बजे तक खाना बनाना? पता नहीं अब तक रसोई में घुसकर क्या कर रही है। माँ ने तो इतने बड़े बड़े वादे किए थे और बेटी को देखो, इतने से काम में ही इसकी कमर टेढ़ी हो गई। इसी तरह अगले दिन जब अर्पिता अपने पति को लंच बॉक्स दे रही होती है, अरे बहू लंच 2 बजे होता है राजीव का, तू अभी ही इसको लंच पैक करके दे रही है, ऐसे नहीं चलेगा। 1 बजे खाना बनाना और 2 बजे तक इसके ऑफिस में पहुंचा कर आना, ताकि 3 बजे मेरा बेटा फ्रेश लंच कर पाए। ठीक है, फिर अर्पिता तुम लंच लेकर ऑफिस आ जाना। ठीक है। अब अर्पिता 1 बजे दोपहर में राजीव का लंच बनाती हुई, हे भगवान, हर काम करने वाले को 1 दिन की छुट्टी मिलती है। किसी को संडे की छुट्टी होती है तो किसी को सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन एक मेरे ससुराल वाले हैं जो अपनी बहू को खाना बनाने से छुट्टी ही नहीं दे रहे हैं। अब कड़ी धूप में खाना बनाकर अर्पिता अपने पति के ऑफिस में पहुंचती है। अगले दिन बबीता के घर में कमला और सरला आती हैं। अरे बबीता, तेरी बहू तो बड़ी काम काजू है। हमारी बहू तो हमें 1 गिलास पानी भी नहीं पूछती। अरे इतनी तारीफ मत करो, शुरू में हर बहू ऐसे ही काम करके दिखाती है और फिर बाद में अपने रख दिखाती है।
इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अर्पिता सबको पकवान बनाकर खिलाती है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। इसी तरह एक दिन अर्पिता जल्दबाजी में खाना बनाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, जिसके कारण उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। माजी मेरा पैर। अरे इतनी जल्दबाजी मचाने की क्या जरूरत रहती है तुझे, कमरे में आराम कर। अर्पिता अपने कमरे में आराम करने जाती है। हे भगवान, बहू के 2 पैरों में चोट लग गई। अब घर के काम को संभालने के लिए तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत पड़ेगी। अब नौकर की तलाश में बबीता सरला के घर में जाती है। अरे बबीता, तो बहू जा जरा 2 कप चाय तो बना दे। इनके पास और कोई काम नहीं है क्या? अपने घर में बहू होने के बाद भी दूसरे के घर में चाय पीने आ जाते हैं। ये सब सुनते ही बबीता बिना कुछ कहे खड़ी होती है और सरला के घर से निकल जाती है, जिसके बाद वो कमला के घर जाती है। क्या हुआ कमला, तू रो क्यों रही है? अरे क्या बताऊं बबीता, मेरी बहू घर छोड़कर भाग गई, बल्कि मैं तो उससे कुछ काम भी नहीं करवाती थी घर का। अच्छा चल धीरज रख, मैं बाद में आती हूँ। अब बबीता परेशान होकर संगीता को फोन लगाती है। क्या हुआ बबीता, परेशान लग रही है? अरे संगीता क्या बताऊं, बहू के पैरों में चोट लग गई है, जिसके कारण मैं एक नौकर ढूंढ रही हूँ, पर कहीं कोई नौकर नहीं मिल रहा। अरे बबीता, ये सब तेरी बहू नाटक कर रही है। आज पैर पकड़कर बैठ जाएगी और फिर धीरे धीरे करके सारे काम छोड़ देगी। अच्छा संगीता ये बता, तेरी बहू कहाँ है इस वक्त? मेरी बहू, वो तो कॉलेज गई है, लॉ की पढ़ाई करती है ना वो। अच्छा फिर तो घर के सारे काम करके गई होगी वो। कहाँ कुछ काम नहीं करती वो, सारा काम खुद मैं करती हूँ। अच्छा संगीता, तो खुद तो अपनी बहू को खुलेआम समाज में घूमना बैठना सिखा रही है, जबकि वो तेरे घर के काम में मदद भी नहीं करती। और मेरी बहू जो मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है, तू मुझे सिखाती है कि मैं उसके ऊपर तानाशाही करूं। तू रहने दे संगीता, मैं समझ गई तुझे। मेरी ही गलती है जो मैं तेरी बातों में आकर अपनी मासूम बहू पर इतना अत्याचार करती रही। अब मैं अपना घर खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर बबीता संगीता का नंबर अपने फोन से डिलीट कर देती है और घर आकर अपनी बहू से कहती है, बहू जब तक तेरा पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक तू आराम कर, और जब तेरा पैर ठीक हो भी जाएगा उसके बाद भी तू अब अकेले रसोई में खाना नहीं बनाएगी। आज से तुझे भी रसोई में खाना बनाने से छुट्टी मिलेगी और साथ ही घर के बाकी सदस्य भी तेरा घर के कामों में मदद करेंगे। शुक्रिया माँ जी, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। इस दिन के बाद से अर्पिता के ससुराल वाले अर्पिता के घर के कामकाजों में उसकी मदद करने लगे थे और साथ ही कभी कभी खुद खाना बनाकर अर्पिता को खाना बनाने से छुट्टी भी दिया करते थे।